हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क बुक चैप्टर 6 जुडिशरी। तो इससे पहले हमने लेजिस्लेचर पढ़ लिया, एग्जीक्यूटिव पढ़ लिया, अब हम जुडिशरी के बारे में पढ़ेंगे। जुडिशरी जो है ये प्रोटेक्टर ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन भी होती है, हमारे संविधान को प्रोटेक्ट करके भी रखते हैं, इंटरप्रिटेट करते हैं जो भी संविधान में लिखा है, वो सारी चीजें समझाते भी हैं। ओके, और हमारे जो इंडिविजुअल के राइट्स जो होते हैं, इंसान जो जितने भी मतलब फंडामेंटल राइट्स हमें दिए गए हैं, तो उनका भी ध्यान रखते हैं कि उनका भी वॉयलेशन ना हो, ठीक है? उनका भी कोई जो है हनन ना करे। ओके, तो जुडिशरी ना 4 वॉचडॉग होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है? वॉचडॉग होते हैं 4, तो उनमें से एक जुडिशरी भी आती है। 4 वॉचडॉग कौन से होते हैं? एक होता है यूपीएससी, जो कि मैरिज सिस्टम का काम करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। सिलेक्शन होता है इसमें, जो एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। यूपीएससी एक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संविधान ने एस्टैब्लिश किया है इनको। तो ये जो है एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, उसके थ्रू ऑफिसर्स चुने जाते हैं, ठीक है? इसके बारे में भी हमने एग्जीक्यूटिव में पढ़ा था, है ना? ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में। एक होते हैं कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 148 के तहत आते हैं ये। तो ये क्या पब्लिक पर्स का ध्यान रखते हैं, मतलब कि जो भी मनी जो हम सारी जो सभी लोग टैक्स पे करते हैं, है ना? तो जो भी मनी जाता है गवर्नमेंट के पास में, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है मनी, तो वो सारा देखते हैं ये, ठीक है? जो रिपोर्ट पब्लिश करते हैं अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो, ठीक है? कैग होते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट होते हैं। सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी में आ जाते हैं ना, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं? मैं जो जस्टिस सिस्टम का ध्यान रखते हैं कि न्याय व्यवस्था रहे देश में, है ना? अगर न्याय नहीं मिलेगा तो क्या होगा? दंगे होंगे, और क्या सोसाइटी ढंग से जी नहीं पाएँगे, कोई भी इंसान कोई अच्छे से रह ही नहीं पाएगा, है ना? कोई भी किसी के साथ भी कुछ भी कर सकता है। ओके, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आते हैं, जो कि इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाने का काम करते हैं, जो कि जिसकी वजह से हमारे यहाँ डेमोक्रेसी मेंटेन है। ओके, तो ना कोर्ट्स को ना आर्बिट्रेटर्स की तरह देखा जाता है, जो डिस्प्यूट्स होते हैं इंडिविजुअल के बीच में और प्राइवेट पार्टीज के बीच में, उसको रिजॉल्व करते हैं, ठीक है? सॉल्व करते हैं ये जो डिस्प्यूट्स आते हैं। आर्बिट्रेटर है कोर्ट, जो कि क्या डिस्प्यूट वगैरह कुछ भी, मतलब लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, इतनी सारी चीजें होती हैं, है ना? कोई किसी की प्रॉपर्टी रख लेता है, मर्डर हो जाता है, क्राइम कमिट करते हैं, तो वो सारी चीजें जो होती हैं फिर कोर्ट में जाती हैं, फिर कोर्ट अपना डिसीजन देते हैं, फिर न्याय मिलता है लोगों को, है ना? पर जुडिशरी जो है पॉलिटिकल फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। अब जुडिशरी कौन-सा पॉलिटिकल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ये सारी चीज़ें भी देखेंगे। क्योंकि जुडिशरी भी एक ऑर्गन है गवर्नमेंट का, है ना? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तीनों चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तीनों मतलब तीनों अपनी प्लेस में एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। मतलब इनका इम्पोर्टेंट रोल है। सुप्रीम कोर्ट जो इंडिया के हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है, बहुत ही पावरफुल कोर्ट है वर्ल्ड में भी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है, उनकी पावर को कंपेयर किया जाता है जो यूएस के सुप्रीम कोर्ट से भी कंपेयर करते हैं, ठीक है? कि फिर देखा जाता है कि जो इंडिया के सुप्रीम कोर्ट है ना, उसमें बहुत ज़्यादा पावर है। जैसे कि 1950 से देखें तो जुडिशरी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है इन्होंने, समझाने में जो भी संविधान में लिखा है और प्रोटेक्ट करने में संविधान को। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रोल जो जुडिशरी प्ले करती है और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है जुडिशरी की। ओके, फंडामेंटल राइट्स चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो जुडिशरी होती है बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, प्रोटेक्ट करते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स को। फंडामेंटल राइट्स कहाँ पर दिए गए हैं? फंडामेंटल राइट्स जो है पार्ट 3 में है संविधान के, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। इसमें इम्पोर्टेंट राइट जैसे कि राइट टू इक्वालिटी हो गया, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन हो गया, ठीक है? और जैसे कि प्रोहिबिशन ऑफ जो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी होता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, है ना? तो सारे फंडामेंटल राइट्स हमने आपको पढ़ाए थे। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप क्या जान पाओगे? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी क्या होता है? जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना भी ज़रूरी होता है। अगर जुडिशरी जो है, न्याय व्यवस्था आपकी ऐसी है कि कॉमन इंसान ने अगर कुछ क्राइम किया है, उसको डिफरेंट पनिशमेंट मिलती है, और एक रिच इंसान ने कुछ क्राइम किया है, अगर एक अमीर इंसान ने, तो उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिलती है। तो ये क्या ढंग से काम चल पाएगा सोसाइटी में? तो ऐसी सोसाइटी तो चल ही नहीं पाएगी, ज़्यादा टाइम तक एक्सिस्ट ही नहीं कर पाएगी, रेवोल्यूशन हो जाएगा, रिवॉल्ट होंगे, दंगे होंगे फिर, है ना? तो जुडिशरी जो है उसका इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी होता है, अगर वो इंडिपेंडेंट रहेंगे तो सही से न्याय कर पाएँगे, है ना? मतलब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स मतलब
पॉलिटिकल जो पीपल होते हैं ना, नेता लोग, उनका प्रेशर की वजह से जो है अगर जज गलत डिसीजन देते हैं तो ये भी गलत होगा, है ना? या फिर किसी रिच पर्सन के फेवर में डिसीजन देते तो ये भी गलत होगा। इसलिए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। रोल देखेंगे हम जुडिशरी का प्रोटेक्ट करने में, जो हमारे राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स को किस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं। आर्टिकल 32 है ना, फंडामेंटल राइट्स के अंदर ही आता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में क्या दिया गया है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो या फिर हाई कोर्ट में जा सकते हो। आपको जो है ऐसा नहीं होगा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा रहे हो, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो कि हमारे फंडामेंटल राइट का हनन किया गया है। अगर गवर्नमेंट ऐसा कोई कानून लाती है जिसमें वो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं किसी इंडिविजुअल के साथ में ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर या फिर रिलीजन या फिर कास्ट, तो डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में जा सकते हो, है ना? तो ऐसे कोई भी कानून नहीं लाते हैं वो गवर्नमेंट। अगर ऐसा कुछ करते हैं तो उनको पता है जनता के पास में पावर है, और फिर जुडिशरी एक्टिव हो गई ना तो फिर गवर्नमेंट की पावर भी कम हो जाती है। तो इसलिए फंडामेंटल राइट्स, इसलिए कहते हैं कि राइट्स जो होते हैं ना, लिमिट करते हैं ये पावर जो है गवर्नमेंट की, लिमिट करते हैं ये जो गवर्नमेंट की पावर है फंडामेंटल राइट्स। और जो राइट्स होते हैं वो पावर देते हैं किसको, इंडिविजुअल को, पर्सन को, जो हमारे जो भारतीय नागरिक हैं उनको पावर देते हैं, है ना? तो हम देखेंगे जुडिशरी किस तरीके से इंटरप्रिटेट करती है संविधान को। जैसे आर्टिकल 21 था, आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ है ना? राइट टू लाइफ दिया गया है आर्टिकल 21 में। पर आर्टिकल 21 में और भी चीज़ें इंक्लूड हो गई, कैसे हो गई? सुप्रीम कोर्ट ने जो है टाइम टू टाइम इसको समझाया और ज़्यादा इसको इलैबोरेट करते गए, है ना? जैसे कि आर्टिकल 21 में 2017 में इसमें ऐड कर दिया कि राइट टू प्राइवेसी भी है। कोई इंसान अपने जो प्राइवेट स्फीयर में क्या करता है उसकी वो प्राइवेट लाइफ है ना? तो आप किसी की प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकते। ओके, राइट टू प्राइवेसी ऐड कर दिया आर्टिकल 21 में। राइट टू पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, आपको अच्छी ज़िंदगी तभी जी पाओगे ना जब भी आप पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में रहोगे। अगर पॉल्यूशन रहेगा तो आपकी हेल्थ खराब होगी। और राइट टू हेल्थ भी है ना? राइट टू गेट जस्टिस, जस्टिस का भी राइट होता है। तो ऐसे ही करके ना इंटरप्रिटेट करते हैं संविधान को, और भी ज़्यादा हमारे राइट्स को एक्सपेंड कर देते हैं ये, ठीक है? रिलेशनशिप देखेंगे हम जुडिशरी और पार्लियामेंट का। तो रिलेशनशिप में अगर एग्जाम्पल देखें तो जैसे कि जुडिशरी जो है ना, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में कभी इंटरफेयर नहीं कर सकती, ना ही पार्लियामेंट जुडिशियल मैटर में इंटरफेयर कर सकते हैं। ओके, ये लोग जो है अपने-अपने स्पेयर में काम करते हैं। और भी चीज़ें जानेंगे चैप्टर में। तो व्हाई डू वी नीड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, हमको एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी की जरूरत क्या है, ठीक है? सोसाइटी में ना कई सारे डिस्प्यूट्स होते हैं, इंडिविजुअल के बीच में हो सकते हैं ना, लोगों के बीच में हो सकते हैं, ग्रुप्स के बीच में लड़ाई झगड़ा तो होता ही है ना? कुछ कम्युनिटी आपस में लड़ पड़ी, ठीक है? कुछ लोग लड़ लिए, ओके, गवर्नमेंट से खफा होके गवर्नमेंट से गुस्सा हो गए लोग और चले गए कोर्ट में, है ना? तो होते हैं कई सारे केसेस ऐसे। तो इन सारे डिस्प्यूट्स को जो है सेटल करता है कोई इंडिपेंडेंट बॉडी, ठीक है? अकॉर्डिंग विद द प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंगली एक इंडिपेंडेंट बॉडी होगी, जैसे कि जुडिशरी हमारे यहाँ, तो वो क्या करेंगे? न्याय देंगे लोगों को, जो है जस्टिस प्रोवाइड करेंगे। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है? रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंगली ही जुडिशरी जो है डिसीजन देंगी। तो रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है हर एक इंसान, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब हो, औरत हो या फिर आदमी हो, ठीक है? या फिर वो बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हो, ओके, या फिर बहुत ही ज़्यादा अच्छे का मतलब रिच हो, ठीक है? तो उनको ना उनके ऊपर सेम लॉ अप्लाई होगा, ओके? मतलब एक कानून है जो चोरी की सज़ा इतनी देते हैं, या फिर किसी के साथ किसी का मर्डर किया है तो उनको ये पनिशमेंट है, तो उस जो सेम लॉ है ना, वही लॉ सभी लोगों के ऊपर अप्लाई होगा, ठीक है? तो प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसके अकॉर्डिंग टू उसी के अकॉर्डिंगली वो जो है जुडिशरी क्या करते हैं, न्याय करते हैं। तो प्रिंसिपल रोल जो जुडिशरी का होता है प्रोटेक्ट करना रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ को प्रोटेक्ट करना, इसको फोर्स में लाना, ठीक है? तो किसी के साथ भी भेदभाव ना हो और न्याय व्यवस्था ढंग से चलती रहे, और इंश्योर करना सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। लॉ सबसे ऊपर है और सभी लोग जो है लॉ के मतलब लॉ की आईज में सभी लोग इक्वल हैं, ठीक है? ऑल पीपल्स जो है इक्वल है इन द आईज ऑफ द लॉज।
तो आर्टिकल 14 में भी बोला गया है ये। आर्टिकल 14 में क्या बोला गया? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने आपको समझाई थी फंडामेंटल राइट्स की। तो सेफगार्ड जो है राइट्स का, इंडिविजुअल का जो है, तो ये क्या करते हैं? जुडिशरी सेफगार्ड करते हैं जो इंडिविजुअल की राइट्स है, अधिकार जो है, सेटल करते हैं डिस्प्यूट वगैरह, कुछ भी लड़ाई झगड़ा होता है, ठीक है, और इंश्योर करते हैं कि डेमोक्रेसी जो है उस वो ना डिक्टेटरशिप में ना बदले, ठीक है? जब न्याय रहेगा, ढंग से सब कुछ चीज़ें चलती रहेंगी बैलेंस्ड वे में, तो डेमोक्रेसी जो है वो भी आगे चलती रहेगी। अगर एक पर्सन जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा, जैसे हिटलर जैसा इंसान आ गया, उसने सबकी मतलब सबको परेशान करके रख दिया था, है ना? तो ऐसा इंसान ना आए, ऐसा डिक्टेटर का राइज़ ना हो। जैसे नॉर्थ कोरिया में जो है सॉरी नॉर्थ कोरिया में जो है किम जोंग उन है, ठीक है? तो वो ना अपनी मर्ज़ी से सब कुछ चलाता है। अगर वहाँ पे कोई क्राइम करता है ना, तो उनको क्या पनिशमेंट है, 3 पीढ़ी तक उनकी पनिशमेंट मिलेगी। मतलब एक पर्सन ने अगर गलती से चोरी भी कर दी ना, तो वो पनिशमेंट जो है उसके बच्चों को भी मिलेगी और फिर उसके बच्चों को भी मिलेगी, ठीक है? तो ऐसी पनिशमेंट दी जाती है नॉर्थ कोरिया में। ये डिक्टेटर इंसान है, ठीक है? तो अगर देखें, अगर ये सारी चीज़ें करना है हमको, तो मतलब न्याय व्यवस्था रहे, रूल ऑफ लॉ रहे, ठीक है? डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप में ना बदले, तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। जुडिशरी इंडिपेंडेंट तभी होगी जब पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होगा। मेन चीज़ तो यही है ना, पॉलिटिक्स जो है वो खराब कर देती है चीज़ों को, क्योंकि इसमें इंसान जो है मतलब सारी हदें पार कर देते हैं, ठीक है? तो पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होगा तो जुडिशरी इंडिपेंडेंटली काम कर पाएगी। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मतलब क्या होता है और किस तरीके से हम इंडिपेंडेंस को इंश्योर कर सकते हैं? मतलब इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पहले तो मीनिंग समझेंगे और फिर किस तरीके से हम इंडिपेंडेंट रख सकते हैं जुडिशरी को। तो इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी का मतलब है ये कि कोई भी ऑर्गन जो है गवर्नमेंट के, जैसे कि लेजिस्लेटिव हो गए और एग्जीक्यूटिव हो गए, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटर जो हो गए, वो जो है बीच में ना फंक्शनिंग जो जुडिशरी की है उसमें बीच में नहीं आएँगे, ठीक है? ओके, बीच में नहीं का मतलब कि कुछ भी जो है जैसे जस्टिस का काम जो है जुडिशरी का है, जज करेंगे वो काम, है ना? अब इसमें बीच में एग्ज़ीक्यूटिव आ गई, लेजिस्लेचर आ गए, तो इनका काम नहीं है इधर पे। ये लोग जो है बीच में नहीं आएँगे, अगर ये लोग बीच में आएँगे तो जस्टिस नहीं हो पाएगा। ओके, सेकंड चीज़ आती है कि जो ऑर्गन जो है गवर्नमेंट के, वो इंटरफेयर नहीं करेंगे जो डिसीज़न देती है जुडिशरी, ठीक है? जुडिशरी जो डिसीज़न देती है उसके खिलाफ आप जो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल होता है। सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन को रिव्यू कर सकते हैं। वो दोबारा से देख सकते हैं कि अगर उनने कुछ गलती कर दी है तो दोबारा से वो देख कर के सही कर देते हैं उसे। ओके, पर जो है कोई और ऑर्गन जो है गवर्नमेंट का उसमें नहीं बोलेगा। जज जो हैं, वो ढंग से अपने परफ़ॉर्म कर सके फंक्शन बिना किसी डर के और फ़ेवर के। फ़ेवर के मतलब अगर रिच इंसान है, आपने देखा होगा मूवीज़ में, जैसे जज को जो है जज को ही किडनैप कर लिया या फिर जज को पैसे का लालच दे रहे हैं कि तुम हमारे फ़ेवर में डिसीज़न देना, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है, इसका मतलब होता है कि आर्बिट्रेरीनेस एंड एब्सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी तो नहीं होनी चाहिए। मतलब कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी में आप, ये तो है कि फ़ियर और फ़ेवर ना हो, जज अपने ढंग से काम कर सकें, पर इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि जज हैं अपनी मनमानी करने लगें या फिर इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है, ये कुछ गलत डिसीज़न दे दें, ठीक है? और जनता का जो है नुकसान करें, तो ऐसे में फिर एग्ज़ीक्यूटिव और लेजिस्लेचर आ जाते हैं, ठीक है? क्रिटिसिज़्म होने लगता है इनका। तो जुडिशरी जो है पार्ट है डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का हमारे देश में, ठीक है? तो जुडिशरी भी डेमोक्रेटिक, जो हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेसी में एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है। ये सब पार्ट है इसका, तभी ढंग से डेमोक्रेसी चल पाती है। तो अकाउंटेबल है ये संविधान के प्रति। जुडिशरी किसके लिए अकाउंटेबल है? संविधान के प्रति। संविधान के अकॉर्डिंगली वो चलते हैं और डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन जो जनता के लिए वो काम कर रहे हैं, उसके लिए वो अकाउंटेबल है। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हम किस तरीके से इंश्योर कर सकते हैं और प्रोटेक्ट कर सकते हैं? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कई सारे प्रोविजंस दिए हैं, कई सारे मेजर्स दिए हैं, मतलब संविधान में कई सारी चीजें लिखी हैं जिससे हम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को इंश्योर कर सकते हैं। तो फर्स्ट तो है लेजिस्लेचर जो है इन्वॉल्व नहीं होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस। तो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की भी लंबी कहानी है, इसको भी अभी हम आपको बताएंगे। ओके,
तो ये माना जाता है कि जो पार्टी पॉलिटिक्स जो है वो प्ले ना करे रोल इन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जज। अगर देखो गवर्नमेंट के पास में पावर रहे ना तो वो अपने बच्चों को सॉरी जो मतलब पॉलिटिकल पार्टीज तो रहती हैं वही तो गवर्नमेंट में आती है। तो पॉलिटिकल पार्टीज नेपोटिज्म करेंगी, ठीक है। उनके बच्चे ही सारे के सारे अलग अलग पोजीशन में बैठ जाएंगे, ठीक है, गवर्नमेंट की। ओके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर अपॉइंटमेंट जो है पॉलिटिकल जो पार्टी जो है उसमें इन्वॉल्वमेंट होगा गवर्नमेंट का, पॉलिटिक्स पार्टी जो पॉलिटिकल पार्टी जो है उनका इन्वॉल्वमेंट होगा अपॉइंटमेंट में जजेस के, तो वो उस इंसान को अपॉइंट करेंगे जो उनके फेवर में काम करे, है ना? फिर क्या? फिर जुडिशरी का कोई मतलब ही नहीं रह गया। फिर जुडिशरी जो है जस्टिस थोड़ी ना करेगा वो जज, वो तो जो है उस पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में काम करेगा, है ना? कितने सारे केसेस होते हैं, कई बड़े-बड़े अमीर लोग जो है मतलब ये कई सारे कांड कर देते हैं ये, जो मतलब जैसे कि कोलकाता में अभी केस हुआ, तो उसको भी गवर्नमेंट ने कितना दबाने की कोशिश की, कोलकाता गवर्नमेंट ने। बाद में इसके बारे में जब इतना ज़्यादा जब प्रोटेस्ट वगैरह होने लगे, तब उनको समझ में आया इसको दबा नहीं सकते इस केस को, है ना? वरना पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा था लोगों के ऊपर, है ना? तो ऐसे ना पॉलिटिक्स हर जगह जो है ये पॉलिटिकल पार्टी कुछ ना कुछ घपला कर ही देते हैं। तो इनका अपॉइंटमेंट जो होता है ना जजेस का उसमें इनका रोल नहीं होना चाहिए। ओके, अगर जो जज अपॉइंट किए जाते हैं ना वो पर्सन जो है उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए लॉयर का। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जो है उसके अपॉइंटमेंट का सिस्टम सेम ही है। ओके, पर इनकी जो क्वालिफिकेशन है थोड़ी डिफरेंट है ना? तो जैसे अपॉइंटमेंट किया जाता है लॉ जो एक्सपीरियंस होना चाहिए लॉयर का और इनको अच्छा खासा लॉ का ज्ञान होना चाहिए कानून का, तब इनको जज अपॉइंट किया जाता है। ओके, बाकी डिस्ट्रिक्ट वगैरह जो जो लोअर लेवल पे जुडिशरी होती है ना उनके तो एग्जाम होते हैं प्रॉपर, है ना? तो उसके थ्रू भी होता है ना? तो पॉलिटिकल ओपिनियंस जो होते हैं किसी पर्सन की और पॉलिटिकल लॉयल्टी होती है, तो ये तो बिल्कुल भी क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए अपॉइंटमेंट ऑफ अ जुडिशरी में। अगर किसी जज का आप अपॉइंट कर रहे हो, अपॉइंटमेंट कर रहे हो उनका, तो पॉलिटिकल पर्सन या फिर पॉलिटिकल ओपिनियन जी किसी पॉलिटिकल पार्टी का नेता के प्रति, किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रति लॉयल्टी नहीं होनी चाहिए उनकी। पता चला वे इस पॉलिटिकल पार्टी के वफादार हैं, तो उनके लिए वो काम कर रहे हैं। तो जज जो है उनका एक फिक्स्ड टेन्योर होता है, ठीक है? फिक्स्ड टाइम पीरियड होता है मतलब कि जो जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई जज होते हैं ना तो वो 65 इयर्स तक बस जज रह सकते हैं। उसके बाद फिर है इनका जो है रिटायरमेंट हो जाता है। हाई कोर्ट में 62 इयर्स तक बस रह सकते हैं वो, ठीक है? उसके बाद जो है इनका रिटायरमेंट हो जाता है। तो ये ऑफिस होल्ड करते हैं रिटायरमेंट की एज तक, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज की 65 और हाई कोर्ट 62। तो एक्सेप्शनल केसेस बहुत ही ऐसे एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिसमें जज को रिमूव किया जाए। तो मतलब जज को रिमूव करना भी बहुत डिफिकल्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को रिमूव करने का प्रोसेस भी सेम है और अपॉइंट करने का प्रोसेस भी सेम है। तो इनके पास में ना सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होता है। सेकंड चीज़ तो ये हो गई, इनका जो है कोई टाइम पीरियड कम नहीं कर सकता है, ऐसा होता। अगर किसी मतलब कि ऐसा अगर पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में होता ना तो वो डराते जज को कि तुम हमारे फेवर में डिसीजन दो वरना तुमको निकाल देंगे यहाँ से, है ना? तो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर बहुत इंपॉर्टेंट होता है जज के लिए। तो ये बिना किसी फ़ियर के, बिना किसी डर के और फेवर के, किसी लालच के वो काम कर सकते हैं। ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने रिमूव करने को जज का। तो जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज हैं ना, उनको रिमूव करने का प्रोसेस बहुत डिफ़िकल्ट है, ठीक है? एक बार बस एक जज का जो चीफ जस्टिस थे, उनका प्रोसीडिंग चली थी कि इनको हटाया जाए, ठीक है? तो वो भी पास नहीं हो पाया था दोनों हाउसेस से। लोकसभा और राज्यसभा से पास करवाया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो हैं, हमारे संविधान बनाने वाले जो हैं, ऐसा मानते थे कि डिफिकल्ट प्रोसीजर जो होगा ना रिमूव करने का, तो उससे सिक्योरिटी ऑफ ऑफिस रहेगी, ठीक है? मेंबर्स जो है जुडिशरी के उनकी सिक्योरिटी ऑफ ऑफिस रहेगी। मतलब उनको डर नहीं रहेगा कि हमको कोई हमारी पोस्ट से हटा देगा, ठीक है? अगर हम इनके फेवर में डिसीजन नहीं देंगे तो। तो जुडिशरी जो है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी है। मतलब जुडिशरी नॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ऑन आइदर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। मतलब कि इनको गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता है जजेस को कि हमारी सैलरी दो। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अपने आप इनकी सैलरी इशू हो जाती है। अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से गवर्नमेंट को पैसे चाहिए होते हैं ना तो उनको अप्रोप्रिएशन बिल लाना पड़ता है। हमने आपको पढ़ाया था लेजिस्लेचर में एग्जीक्यूटिव में भी कि बिल का भी
पूरा प्रोसेस होता है। तो अप्रोप्रिएशन बिल ला करके गवर्नमेंट इससे पैसे निकालती है, ठीक है? पर अगर जो हाई कोर्ट हो गए, सुप्रीम कोर्ट हो गए, इनके जजेस को अगर सैलरी चाहिए होती है ना, तो इनका डायरेक्टली इससे पैसा निकल आता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रोवाइड करते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस जो जज की हैं, वो उनको अप्रूवल नहीं चाहिए होता है लेजिस्लेचर का। मतलब कि जो पार्लियामेंट में बैठे हुए एमपी है ना, उनका अप्रूवल नहीं चाहिए इनको कि जजेस की सैलरी निकालो। तो जजेस की सैलरी भी अपने आप इनकी इश्यू हो जाती है, इनके अकाउंट में पहुँच जाती है। तो एक्शंस जो हैं, डिसीजंस जो हैं जजेस के इम्यून है फ्रॉम पर्सनल क्रिटिसिज्म। अगर जज जो है कुछ भी बोलते हैं, वो डिसीजन देते हैं, ठीक है? तो इनका ना मतलब इनका पर्सनल क्रिटिसिज्म नहीं किया जाएगा। सीधे ये बोला जाएगा कि इस हाई कोर्ट ने, जैसे कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है, ठीक है? दिल्ली हाई कोर्ट का ये डिसीजन है। किसी जज के ऊपर पॉइंट करके नहीं बोलेंगे कि इन जज ने ऐसा बोला है, ठीक है? अगर कोई ऐसा करता है ना, तो फिर वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इश्यू कर सकते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो होता है ना, तो इसके तहत ये 1971 के एक्ट के तहत लाया गया था। तो इसके तहत जो है जुडिशरी के पास में पावर होती है कि वो पेनलाइज़ कर सके किसी भी पर्सन को, ठीक है? किसी भी पर्सन जो है अगर वो क्या करता है, मतलब कि कोर्ट की अवहेलना करते हैं, कोर्ट का अपमान करते हैं, ठीक है? तो वो क्या करेंगे, वो डायरेक्टली उनको पनिशमेंट दे सकती है। सिविल कंटेम्प्ट होता है और एक होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट में अगर कोई जो है किसी को ऑर्डर इश्यू किया है कि आपको प्रेज़ेंट होना है कोर्ट में, वो नहीं आ रहे हैं, ठीक है? क्रिमिनल कंटेम्प्ट भी होता है। इसके तहत जो है जो जुडिशरी है फिर इनको पनिशमेंट दे सकती है उस पर्सन को। तो जो अथॉरिटी होती है कोर्ट की कि वो इफेक्टिव प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया है जजेस को अनफेयर क्रिटिसिज्म से। क्योंकि ना कई बार ऐसा होता है कि पॉलिटिशियंस को लगा कि इस जज को ना छोड़ेंगे नहीं, तो इसके खिलाफ जो है अच्छे खासे क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, गलत चीजें बोल रहे हैं। तो ऐसा कोई भी नहीं कर सकता है। ओके, अगर उनने गलत डिसीजन दिया है तो आप एक दायरे में रह के आप किसी इंसान को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, ठीक है? किसी से अगर आप नाराज हैं तो एक दायरे में रह के आप उनको कुछ बोल सकते हैं। ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल लिमिट क्रॉस करके आप शब्द बोलें किसी को, है ना? तो पार्लियामेंट जो है डिस्कस नहीं कर सकती है जो कंडक्ट है जजेस का, एक्सेप्ट व्हेन द प्रोसीडिंग टू रिमूव जजेस इज बीइंग कैरिड आउट। मतलब कि पार्लियामेंट में जो है अगर कोई प्रोसीडिंग चल रही है, ठीक है? तो पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं कर सकता है कोई भी जो जज जो काम कर रहे हैं जुडिशरी में, है ना? उनके खिलाफ कुछ भी ऐसे डिस्कस नहीं कर सकते, एक्सेप्ट अगर वो जो है पूरा रेज़ोल्यूशन लेकर के आए गए हैं, ठीक है? इस जज को रिमूव करना है, उस चीज़ों पे वो डिस्कस कर सकते हैं। तो इसके क्या होता है कि जुडिशरी को इंडिपेंडेंस मिली हुई है कि वो एजुकेट कर सकते हैं विदाउट फियर ऑफ बीइंग क्रिटिसाइज्ड। मतलब जो है जज जो है अपना डिसीजन सुना सकते हैं बिना किसी डर के कि उनके खिलाफ कोई कुछ बोलेगा, है ना? उनकी निंदा करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ओके? तो ये सारे जुडिशरी के जो है इंडिपेंडेंस के प्रोविज़न दिए गए हैं, ओके? इतना समझ गए आप? अब देखते हैं क्या अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। ये जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस है ना, इसकी भी बहुत ही लंबी कहानी चली है। सुप्रीम कोर्ट में जो होते हैं जजेस का अपॉइंटमेंट इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आर्टिकल 124 के तहत किया जाता है। और हाई कोर्ट में जो है 217, ओके, आर्टिकल 217 के तहत अपॉइंटमेंट किया जाता है जजेस का। ठीक है? तो जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस है ना, इसमें भी बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी रही। फिर ठीक है, फिर उसके बाद में पॉलिटिकल प्रोसेस का ही पार्ट था। पहले संविधान ने उतना कुछ लिखा नहीं था अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के लिए। बस लिखा हुआ था कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, है ना? तो ऐसे ही लिखा हुआ था उसमें। तो डिफरेंस है जो कि सर्व करते हैं सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में। डिफरेंस है जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंटरप्रिटेट किया जाता है, ठीक है? तो कई चीज़ों में डिफरेंस देखने को मिलता है। पॉलिटिकल फिलॉसफी जो जजेस की है, उनके व्यूज़ जो एक्टिव एंड जो असर्टिव जुडिशरी है, कंट्रोल एंड कमिटेड जुडिशरी है, इम्पैक्ट करते हैं जो लेजिस्लेशन। तो जो भी कानून बनाया जाता है ना, उसका फिर जो उसका मतलब वो आगे तक चल पाएगा कि नहीं, वो कानून को कहीं जुडिशरी नल एंड वॉइड ना कर दे, ये सब भी डिपेंड करता है पॉलिटिकल फिलॉसफी जो जजेस की होती है। तो कोई जज जो होते हैं बिल्कुल बिना डरे निडर, है ना? तो एकदम बढ़िया से डिसीजन देते हैं। कुछ जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा एक्टिव तरीके से काम करते हैं, है ना? जुडिशरी जो है, जैसे कि जुडिशरी ने डिसीजन दिया था कि हाईवेज़ के पास जो है कोई भी शराब नहीं बेचेगा। तो ये काम जो किसका था? ये तो एग्ज़ीक्यूटिव का काम था। उनको ध्यान रखना था कि ये जो है हाईवेज़ के पास ये सब शराबें जो बेची जाती है, ये नहीं होना चाहिए। पर जुडिशरी ने ये काम कर दिया, है ना? तो ये
एक्टिव जुडिशरी देखने को मिलती है। ठीक है, कंट्रोल एंड कमिटेड जुडिशरी, अगर गवर्नमेंट जो है कंट्रोल कर रही है जुडिशरी को, है ना, मतलब गवर्नमेंट जो है बहुत पावरफुल है और जुडिशरी उनके अंडर आ रही है ना, तो जुडिशरी कोई भी कानून जो है उसको फिर कुछ कर ही नहीं पाएंगी क्योंकि गवर्नमेंट पावरफुल है ना। कमिटेड जुडिशरी, जुडिशरी अगर किसी के प्रति कमिटेड हो जाए, अगर, है ना, तो कमिटेड क्या है, किसी के प्रति कमिटेड हो गए ना, वो जैसे पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं उनकी तरफ से वो काम करने लगे, है ना, जो गवर्नमेंट के प्रति हो गए, तो इससे ना लेजिस्लेशन किस तरीके से जो लॉ बनाया जाता है वो इम्पैक्ट होता है इससे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए, हमने आपको पढ़ाया था, पीएम हेड करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 15% ऑफ द लोकसभा होती है, ठीक है। और गवर्नर्स हो गए, है ना, गवर्नर्स स्टेट में होते हैं, जैसे प्रेसिडेंट जो होते हैं ना, हेड ऑफ द स्टेट होते हैं नेशनल लेवल पे, वैसे ही गवर्नर होते हैं स्टेट में। तो चीफ मिनिस्टर होते हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है, जैसे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं ना, वैसे ही स्टेट लेवल में चीफ मिनिस्टर हेड करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। तो इनकी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए, तो ये सारे लोग इन्फ्लुएंस करते हैं जुडिशियल अपॉइंटमेंट को। ओके, तो इन सबका इन्फ्लुएंस होता है इसमें। जो अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करें हम, तो इसका ना कई दिनों से कन्वेंशन फॉलो किया जा रहा है कि जो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है ना, उसको अपॉइंट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मतलब कि ये कन्वेंशन चला रहा है, ये कहीं कानून में नहीं लिखा है, ये संविधान में भी नहीं लिखा है, लॉ में नहीं लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है। बस ऐसी ऐसी प्रथा चली आ रही है कि जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट में, उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना देंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मास्टर ऑफ द रोस्टर्स भी कहते हैं इनको। ठीक है, वो बहुत ही पावरफुल पोस्ट होती है। जैसे एग्जीक्यूटिव में हो गए जो प्राइम मिनिस्टर हो जाते हैं, वैसे ही जो है जो जुडिशरी में है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं, बहुत ही पावरफुल पोस्ट होती है। तो कन्वेंशन को ना 2 बार तोड़ा गया है इस प्रथा को। 1973 में एएन रे जो है उनको अपॉइंट किया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर से। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनको अपॉइंट किया गया 3 सीनियर जज को सुपरसीड करके, मतलब 3 सीनियर जज थे, उनके जूनियर को अपॉइंट कर दिया जो कि एएन रे थे, जो कि सीनियर नहीं थे, उनको अपॉइंट कर दिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऐसे ही एक और बार जस्टिस एमएच बेग जो है उनको अपॉइंट किया गया जो है जो एचआर खन्ना सीनियर थे, उनको अपॉइंट ना करके एमएच बेग को अपॉइंट किया गया 1975 में। तो 2 बार ये कन्वेंशन तोड़ी गई है। ओके, तो अदर जजेस जो है सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं आफ्टर कंसल्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मतलब कि ये चीफ जस्टिस से बात करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, कि इस पर्सन को है जो अपॉइंट करना है जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, फिर प्रेसिडेंट जो है उसको अपॉइंट करते हैं। तो पहले ना ऐसी ही प्रोसेस चली आ रही थी, पर 1973 तक जो है क्या था कि ये लोग ना, मतलब जो गवर्नमेंट ही अपॉइंट किया करती थी, 1981 तक, सॉरी 1981 तक ना गवर्नमेंट के ही पास थी पावर कि गवर्नमेंट ही जो है अपॉइंट कर देती थी, मतलब प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट तो काम करते हैं प्राइम मिनिस्टर के अकॉर्डिंगली, है ना, तो ये लोग अपॉइंट कर देते थे किसको, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और जो बाकी सारे जजेस हैं उनको भी, है ना, तो यहाँ पर पावर इनके पास थी। 1981 में फर्स्ट जज केस गया, ठीक है, तो इसका पूरा नाम भी है, पर ये फर्स्ट जज केस के नाम से जाना जाता है। तो इसमें ना बोला गया कि सिर्फ कंसल्ट करना है किससे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, और फिर प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट कर देंगे। ठीक है, अब प्रेसिडेंट को कंसल्ट करना पड़ेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, फिर प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे किसको, जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के। फिर सेकंड जज केस गया 1993 में, सेकंड जज केस हुआ। तो इसमें क्या बात की गई, इसमें बोला गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 2 सीनियर मोस्ट जज जो है वो बोलेंगे किस पर्सन को अपॉइंट करना है जज के तौर पे। ठीक है, और वो जो चीज जो ये एडवाइस देंगे ना, जो लिस्ट देंगे, तो वो जो है बाइंडिंग है, उनमें से ही प्रेसिडेंट को अपॉइंट करना है किसी भी जज को। ठीक है, फिर 1998 में जो है थर्ड जज केस गया, 1998 में थर्ड जज केस गया, तो इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जज, अब 4 सीनियर जजेस और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिला करके ये 5 लोग जो है, क्या इन ये लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर भी कंपलसरी है कि वो 4 जजेस से जो है सीनियर मोस्ट
उनसे डिस्कस करेंगे, फिर लिस्ट तैयार करते हैं वो किन जजेस को अपॉइंट करना है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के तौर पे। फिर उन जो लिस्ट होती है उसको दिया जाता है गवर्नमेंट को, फिर गवर्नमेंट जो है प्रेसिडेंट से बोल के उनको अपॉइंट करवाती है। तो ये प्रोसेस है और ये इसी को क्या बोलते हैं, कोलोजियम सिस्टम कहते हैं। तो अभी ना आज प्रेजेंट टाइम पर अगर देखें तो पॉलिटिशियंस का कोई रोल नहीं है, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन जुडिशरी। ठीक है, जो लोअर लेवल पे जजेस होते हैं उनका एग्जाम वगैरह होता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो होते हैं उनको इस तरीके से अपॉइंट किया जाता है कोलोजियम सिस्टम के थ्रू। ठीक है, तो फाइनल डिसीजन जो है मैटर्स ऑफ अपॉइंटमेंट जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास में था, पहले था। ठीक है, पर जो है अब कोलोजियम सिस्टम के जो जजेस को रिकमेंड करते हैं ना उन्हीं को अपॉइंट करती है गवर्नमेंट भी। गवर्नमेंट के पास में पावर नहीं है, गवर्नमेंट बस है ना रोक के रखती है, वैकेंट है पोजीशन, जज की पोजीशन खाली है, वो लोग अपॉइंट ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है कि इतने टाइम में ही आपको जज को अपॉइंट कर देना है। अब ये लिस्ट पड़ी रहती है जिसमें दिया रहता है कि इन जजेस को अपॉइंट करना है, पर नहीं करती है गवर्नमेंट क्योंकि गवर्नमेंट के पास में पावर नहीं है कि वो भी जो है अपॉइंट कर सके। ठीक है, तो गवर्नमेंट ना जो है एनजेएसी लेकर के आई थी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। इसमें ना 6 मेंबर्स हुआ करते थे। 6 मेंबर में 3 जो होते थे जुडिशरी से इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 3 जो थे यूनियन लॉ मिनिस्टर और 2 एमिनेंट पर्सन थे। मतलब कि 3 गवर्नमेंट के हो गए और 3 जुडिशरी के हो गए। ये लोग अपॉइंट करते जजेस को। ठीक है, 2014 में लाया गया था, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था। संविधान में 99वां चेंज किया था। पर जब ये सुप्रीम कोर्ट के पास में गया ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको बोल दिया, नहीं ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है? क्योंकि जो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो हार्म हो रही है इससे, ठीक है? क्योंकि गवर्नमेंट का रोल आ रहा है इधर पे। अगर मान लो कि और अगर 2 पर्सन भी इसको मतलब 6 लोग हैं, अगर इनमें से 2 लोग भी नहीं चाहते ना इस पर्सन का अपॉइंटमेंट हो, तो वो नहीं हो पाता। ऐसे में तो पूरा खाली पड़ी रहती पोज़ीशन, है ना? यहाँ पर गवर्नमेंट का काम आ रहा था, इसलिए जुडिशरी ने ना इसको नल एंड वॉइड कर दिया तो एनजेएसी खत्म हो गया। अब जो है गवर्नमेंट जो है क्रिटिसाइज करती है कोलोजियम को, बोलती है कि कोलोजियम जो सिस्टम है ना, कोलोजियम सिस्टम जो है ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसमें नेपोटिज्म होता है, फेवरेटिज्म होता है। ठीक है, जुडिशरी में जो जजेस होते हैं अपने जानने वालों को ही अपॉइंट कर देते हैं, जो लोअर लेवल से लोग ऊपर नहीं उठ पाते हैं, ऐसा भी बोलते हो। अभी देख लो 76 ईयर्स हो गए इंडिपेंडेंस के, 77, आज तक एक भी विमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनी। ठीक है, तो मतलब विमेन चीफ जस्टिस आज तक नहीं बनी है और 2027 में ऐसा बोला जा रहा है कि बन सकती हैं। 2027 में मतलब इतने सालों बाद भी आज़ादी के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आज भी एक भी फीमेल नहीं बनी है। और जो है अभी प्रेजेंटली 33 जजेस हैं जो हैं इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है मतलब 34 जजेस हैं समथिंग सुप्रीम कोर्ट में। पर इसमें सिर्फ 3 विमेन जो है जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, आज के टाइम पर आप देखो तो। मतलब 50% पॉपुलेशन और यहाँ पर देखो जो हाईएस्ट पोजीशन में देखने को नहीं मिलती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल में देखने को मिलती है आपको बहुत सारी जजेस जो विमेन रहती हैं। तो इस तरीके से जो है स्टेटस ऑफ जो कंसल्टेशन जो है ना उसका इश्यू रहा, जैसे हमने आपको ये तीनों केसेस समझाए ना जजेस के, तो यही चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं कि सुप्रीम कोर्ट में बार-बार ये मैटर जाता रहा, किसके पास में पावर रहेगी जज को अपॉइंट करने की। आखिर में जो पावर जो है ना, वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथों में ले ली, ठीक है? कि जज को हम अपॉइंट करेंगे, गवर्नमेंट का यहाँ पर रोल नहीं आएगा। इनिशियली कोर्ट को जो है उनको लगा कि चीफ जस्टिस जो है प्योरली कंसल्टेटिव हैं। फिर उसके बाद में व्यू गया कि ओपिनियन जो है चीफ जस्टिस का जो है फॉलो करना चाहिए प्रेसिडेंट को। पहले तो चीफ जस्टिस को उतना ले नहीं रहे थे अपॉइंटमेंट में, ठीक है? प्रेसिडेंट अपने मन से अपॉइंट कर लेते थे, ठीक है? मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ना पीएम, इनके पीछे ये होते हैं, तो ये लोग अपॉइंट करवा देते थे। बाद में क्या हुआ बाद में 1981 में केस गया, तो उस टाइम पर भी प्रेसिडेंट के पास में ही सारी पावर थी। 1993 में जो कॉलोजियम जो थोड़ा-थोड़ा आने लगा, फिर बोला कि नहीं चीफ जस्टिस जो है उनका ओपिनियन लेना ज़रूरी है। फिर सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें एक प्रोसीजर निकल के आया। ठीक है? तो सजेस्ट किया गया कि चीफ जस्टिस जो है उनको रिकमेंड करेंगे नेम ऑफ पर्सन, जिस पर्सन को भी अपॉइंट करना है जज बनाने के लिए, ठीक है? उनके साथ में 4 सीनियर मोस्ट जज होंगे जो कि नेम अपॉइंट मतलब कि चीफ जस्टिस प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट।
है ना? तो ये लोग जो है लिस्ट तैयार करते हैं कि इस पर्सन को अपॉइंट करना है जज के तौर पे। तो सुप्रीम कोर्ट ने एस्टैब्लिश कर दिया प्रिंसिपल ऑफ कॉलेजियलिटी इन मेकिंग रिकमेंडेशन फॉर अपॉइंटमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ कॉलेजियलिटी जो वही है कॉलेजियम सिस्टम जो हमने आपको समझाया कि अपॉइंटमेंट जो करी जाती है। ठीक है? तो जैसे कि इन मैटर्स ऑफ अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट के मैटर में डिसीजन जो है ग्रुप ऑफ सीनियर मोस्ट जज जो है सुप्रीम कोर्ट के, उनका वेट ज़्यादा रहता है। ठीक है? तो मतलब ये कॉलेजियम में ये पाँचों लोगों की इम्पोर्टेंस है। तो मैटर्स जो अपॉइंटमेंट के हैं जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दोनों ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, पर सुप्रीम कोर्ट ने इनका रोल जो है कम कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सारी पावर अपने पास रख ली है, पर ये भी है, ये लिस्ट तो भेज देते हैं कॉलेजियम सिस्टम वाले कि इन जजेस को अपॉइंट कर दो। पर जो है ये लोग जो है कुंडली मार के बैठ जाते हैं उस लिस्ट पे। ये लोग जो है उनको अपॉइंट ही नहीं करते हैं। ठीक है? इसलिए वैकेंसी देखने को मिलती है जजेस की। अब जो है रिमूवल ऑफ जजेस होता है। रिमूवल ऑफ जजेस जो है ना बहुत ही एक्सट्रीमली डिफिकल्ट प्रोसेस है। जजेस इंक्वायरी एक्ट है 1968 का, तो उसके तहत जो है पूरा प्रोसेस दिया गया है किस तरीके से एक जज को रिमूव करना है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं ना, दोनों का रिमूव करने का प्रोसेस सेम है। ओके? जज है जो सुप्रीम कोर्ट, और डिफिकल्ट भी है इनका रिमूव करने का प्रोसेस। तो इनको रिमूव तभी किया जाता है जब ये मिसबिहेवियर होता है और इनकैपेसिटी होती है। इसकी भी प्रॉपर इंक्वायरी होती है कि अगर ठीक है आपको रिमूव करना है तो इसके पीछे इन्होंने कांड क्या किया जिसके लिए आप इनको रिमूव कर रहे हो। तो मोशन पास किया जाता है, जजेस होते हैं जो उनके खिलाफ जो चार्जेस होते हैं उसको अप्रूव किया जाता है स्पेशल मेजॉरिटी के तहत दोनों हाउसेस से। तो आपको याद होगा स्पेशल मेजॉरिटी जो कि इलेक्शन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, ठीक है? तो ये बहुत ही क्लियर है कि ये जो प्रोसीजर जो है रिमूव करने का जजेस का बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसीजर है, और ये जनरल कंसेंसस अमंग जो मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट और जज जो है उसको रिमूव नहीं कर सकते। मतलब कि जनरली अगर सारे एमपीस जो है ना उन्हें कुछ एमपीस ने बोला ठीक है इस जज को रिमूव करना है तो ऐसा नहीं चलेगा। स्पेशल मेजॉरिटी के तहत उनको अप्रूव करना पड़ेगा, दोनों हाउसेस से अप्रूव करना पड़ेगा, फिर आखिर में प्रेसिडेंट उनको रिमूव करते हैं। तो ये नोट किया जाना चाहिए कि जो अपॉइंटमेंट बनाने में एग्जीक्यूटिव जो है क्रूशियल रोल प्ले करती है। लेजिस्लेचर जो है उनके पास में पावर होती है रिमूवल की। अपॉइंटमेंट में एग्जीक्यूटिव जो लिस्ट जाती है ना जजेस को अपॉइंट करना है, फिर प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को तभी वो अपॉइंट करते हैं। पर लेजिस्लेचर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, रिमूवल ऑफ जजेस में, क्योंकि पूरे जो हाउसेस मतलब कि 543 जो है लोकसभा के, ओके, और 245 जो है राज्यसभा के। तो इनमें से जो स्पेशल मेजॉरिटी निकाली जाती है फिर उसमें से पास किया जाता है, दोनों हाउसेस से पास होना चाहिए। तो बैलेंस ऑफ पावर होना चाहिए, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बना रहता है इससे। बैलेंस ऑफ पावर जैसे कि लेजिस्लेचर के पास में रिमूवल ऑफ जजेस करने की, रिमूव करने की जजेस को पावर है, ओके, और एग्जीक्यूटिव के पास में अपॉइंट करने की पावर है जजेस को। और जुडिशरी की पावर तो आपको पता ही है, किसी भी लॉ को नल एंड वॉइड कह सकते हैं, संविधान के अकॉर्डिंगली नहीं होगा वो तो। है ना? तो ऐसा भी माना जाता है कि जब-जब जो है गवर्नमेंट पावरफुल होती है तो जुडिशरी थोड़ी वीक हो जाती है, और जुडिशरी थोड़ी पावरफुल होती है तो गवर्नमेंट वीक हो जाती है। तो बैलेंस ऑफ पावर बना रहता है। हुँ, जब ये एक-दूसरे को चेक एंड बैलेंस करते हैं ना तभी डेमोक्रेसी जो है ढंग से चल पाती है और जनता जो है वो अपने राइट्स को एन्जॉय कर पाती है। तो रिमूवल जो जजेस का है सुप्रीम कोर्ट में, तो ये कंसिडरेशन आता है पार्लियामेंट में। ओके, मतलब ठीक है, आपको रिमूव करना है ना सुप्रीम कोर्ट को, पहले तो आपको कुछ मेंबर्स से उसको पास कराना पड़ेगा, है ना? ठीक है, आप रेज़ोल्यूशन ले आए कि इस पर्सन को रिमूव करना है, तो उसको पहले दोनों हाउसेस के मेंबर्स जो है उससे पास करवाना पड़ेगा। फिर जो स्पीकर होते हैं, या फिर आपने लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया है तो स्पीकर, या फिर राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया है तो चेयरमैन। उसको देखते हैं कि जो आप लेकर के आए हो ना इनको रिमूव करने का, इसके लिए वो एक कमिटी भी सेटअप करते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी अपने, या फिर हाई कोर्ट जो है वो भी अपनी इंटरनल कमिटी सेटअप कर सकते हैं कि उस पर्सन के खिलाफ सही में वो चार्जेस है, या फिर इनको मतलब गलत तरीके से रिमूव करने का जो प्रस्ताव लेकर के आए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट भी अपने तरीके से जांच कर लेते हैं, और स्पीकर या फिर चेयरमैन जो होते हैं वो भी एक कमिटी, इंक्वायरी कमिटी सेटअप करते हैं। फिर जब प्रूव हो जाता है कि हाँ इसने, इस पर्सन ने ऐसा कमिट किया है, फिर उसको भेजा जाता है हाउस में, ठीक है, लोकसभा में या फिर राज्यसभा में। तो वो लोग जो है फिर इसको पास करते हैं। तो मोशन जो है 2/3 मेजॉरिटी के तहत पास होना चाहिए, सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। फॉर एग्जांपल, जैसे स्पेशल मेजॉरिटी हमने आपको बताया था, इसमें क्या होता है, 2/3 पर्सन जो है प्रेजेंट एंड वोटिंग, एंड क्या होता है 50% जो है
सिंपल मेजॉरिटी जो होती है ना 50% मेंबर्स इसको सपोर्ट करें। तो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे राज्यसभा में लाया गया, ठीक है? राज्यसभा में किसी पर जज को रिमूव करना है, तो इसमें 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए और 50%। तो राज्यसभा में कितने 245 मेंबर्स, तो इनके 50% कितने होंगे? तो इसके 50% हो गए, 50% प्लस 1 होता है, ठीक है? मतलब कि एक ज़्यादा होना चाहिए ना, पूरा आधा थोड़ी ना होगा। तो आधे-आधे तो सब बराबर हो जाएँगे, है ना? तो 50% 123 हो गए यहाँ पर, ओके। ओके, तो 50% हो गए, तो मतलब इतने मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए, प्लस इसके साथ-साथ जो है 2/3 जो मतलब इतने तो होने ही चाहिए, 2/3 जो प्रेज़ेंट एंड वोटिंग। उस दिन मान लो कि जो 201 लोग प्रेज़ेंट थे उस दिन, ठीक है? 245 में से 201 लोग प्रेज़ेंट थे। ओके, तो 201 में से 2/3 निकालो, तो इनका सपोर्ट होना चाहिए, मतलब 134 मेंबर्स का सपोर्ट होना चाहिए। समझे आप? मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। मतलब स्पेशल मेजॉरिटी था तो मैंने सोचा एग्जांपल लेके बता दूँ। पर इतना आपको डिटेल में समझने की ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, इतना डिफ़िकल्ट होता है ना? फिर जो ये स्पेशल मेजॉरिटी समझ गए आप? ये तो होता है 50% मतलब 123 का तो सपोर्ट होना ही चाहिए। 123 के अलावा 134 मतलब 134 टोटल मेंबर्स का सपोर्ट होना चाहिए, तब जाके ये पास होगा। तो ये प्रोसेस जो है सेम जो है लोकसभा का भी होता है ना? फिर रिमूव किया जाता है किसी पर्सन को। ऐसे ही प्रोसेस जो है प्रेसिडेंट के लिए भी होता है। प्रेसिडेंट की जो रिमूवल की प्रोसेस को इम्पीचमेंट कह देते हैं, है ना? तो ये समझ गए? अभी देखते हैं जो अनसक्सेसफुल सॉरी अटेम्प्ट हुआ था, एक ही बार ऐसा हुआ है कि जज को रिमूव करने की कोशिश की गई थी, पर उनको रिमूव नहीं कर पाए थे ये लोग। है ना? तो 1991 में फर्स्ट एवर मोशन लाया गया था कि रिमूव कर सके जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे। 108 मेंबर्स लेकर के आए थे पार्लियामेंट के, साइन कर दिया था 108 मेंबर्स ने, है ना? तो जस्टिस वी रामास्वामी उनका नाम था जिन्होंने कुछ कांड किया था, ठीक है? तो चीफ जस्टिस थे ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के। पंज मतलब कि हमने आपको बताया हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट, इनके जज, इनके चीफ जस्टिस सबका जो प्रोसेस सेम होता है रिमूव करने का। ठीक है, तो इनने क्या किया था मिसअप्रोप्रिएट किया था फंड को, मतलब कि गलत तरीके से पैसे निकाले थे, जो पब्लिक मनी है उसका मिसयूटिलाइजेशन किया था। ठीक है, तो 1992 में पार्लियामेंट ने इसके इनके खिलाफ जो है रिमूवल प्रोसीडिंग शुरू की। ठीक है, तो हाई प्रोफाइल इंक्वायरी कमीशन बैठाया, ठीक है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे। उनको पता चला कि जो जस्टिस वी रामास्वामी है ना, इसने इनने सच में जो है गलती की है। ठीक है, इन्होंने जानबूझकर जो है जो पब्लिक मनी का मिसयूज किया है, बहुत सारे पैसे का। तो इनके खिलाफ जो है इन्होंने प्राइवेट पर्पस के लिए अपना, और जो इन्होंने जानते भी थे और सारे रूल्स को नहीं माना, और फिर भी इन्होंने मिसयूटिलाइजेशन किया जो पब्लिक मनी का। तो चीफ जस्टिस जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के, तब इन्होंने ऐसा किया, मतलब जब वो ये इतनी बड़ी पोजीशन में बैठे हुए थे, चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, तब इन्होंने ऐसा कुछ किया, ठीक है? तो इनके खिलाफ ये सारे प्रूफ तो मिल गए थे, पर इतना स्ट्रॉन्ग इंडिक्टमेंट होने के बावजूद भी रामास्वामी जो है बच गए थे, क्योंकि जो पार्लियामेंट्री जो मोशन था ना रिकमेंड कर रहे थे रिमूवल का, वो जो है प्रॉपर पास ही नहीं हो पाया दोनों हाउसेस से। ठीक है, मोशन जो है रिकमेंड कर रहा था इनके रिमूवल का, इसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए हुई थी मेंबर्स की। ठीक है, 2/3 मेंबर्स जो प्रेजेंट एंड वोट करते हैं उनकी मेजॉरिटी चाहिए थी, ठीक है? तो कांग्रेस पार्टी ने उसने उन्होंने एब्सटेन कर दिया, मतलब इन्होंने वोटिंग ही नहीं की। बेसिकली जैसे कि 245 मेंबर्स थे, तो इसमें से जो है प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो उस दिन हमने आपको अभी एग्जांपल दिया 201 मेंबर प्रेजेंट है। मान लो कि 2 मेंबर्स ने एब्सटेन कर लिया, ठीक है? 1 मेंबर ने एब्सटेन कर दिया, तो 200 ही बचे ना, तो इनकी देखते हैं फिर वोटिंग। वोटिंग करने वाले इंसानों को काउंट करते हैं। तो कांग्रेस ने ना वोट दिया, वोट ही नहीं किया इन्होंने। ठीक है, तो मोशन जो है इनको सपोर्ट नहीं मिला ढंग से, तो ये जो है सरवाइव कर गए, ये रिमूव ही नहीं हुआ इनका वी रामास्वामी का। अब स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी पार्ट 2 में देखेंगे, ठीक है? क्योंकि ये जो है लेक्चर ये क्या हो गया? हाँ, लेक्चर जो है बड़ा हो रहा है। ओके, तो सेकंड पार्ट में मिलते हैं आपको वीडियो ये क्या बन गया? सेकंड पार्ट में मिलते हैं आपको लेक्चर कैसा लगा आप लाइक करके बता सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।